नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्योर बैंकिंग। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। तो हम इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके राइटर है सी रंगराजन जी। ये RBI के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने ग्रोथ के ऊपर बात की है और पूरे आर्टिकल में इन्होंने एक ओवरव्यू देना चाहा है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत कुछ है जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस हेडिंग के साथ ही शुरू कर रहे हैं कि लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। अगर हमें फास्टर ग्रोथ करनी है तो उसकी हमें नींव रखनी पड़ेगी और उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी हम फास्टर ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं तो फास्टर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। एक पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं कि 2021 में पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई और हम पूरी तरह से नीचे आ गए, जो कि अगर ये पेंडेमिक नहीं आया होता तो आज सिचुएशन काफ़ी अलग होती। तो अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करना है और अच्छी ग्रोथ लानी है तो हमें 8% की रेट से 2021-22 में ग्रोथ करनी होगी। अगर हम 21-22 में 8% की दर से ग्रोथ कर रहे हैं तो हम फिर से रिकवर कर पाएंगे, वरना रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है। एक द ईयर दैट इज़ शॉर्टली कमिंग टू एन एंड हैज़ बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वन। बोले कि जो साल अभी बस बीतने ही वाला है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा ये साल, ये अनएक्सपेक्टेड था। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी साल आएगा कि इतना कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो एक अनएक्सपेक्टेड साल था और लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा 2020 कोविड की वजह से। तो हमने सोचा नहीं था इस बारे में, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और इस वजह से जो रिसेंट मेमोरी हमारे दिमाग में आई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक क्राइसिस किसी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हुई है। इससे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती थी कोई इकोनॉमिक फैक्टर होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आई है, पूरा विश्व आज की डेट में परेशान है इकोनॉमिक से, और उसका जो फैक्टर है वो नॉन इकोनॉमिक है। तो क्या है? वो पेंडेमिक है, नोवेल कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस का फैक्टर है ये एक इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था, एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर था जिसने पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। पूरे विश्व की इकोनॉमी आज की डेट में ठप पड़ गई है, जो जहाँ था वहीं रुक गया। अब जो होना था वो तो हो चुका है, इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इस वायरस को रोका जा सके और इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके। तो बोल रहे हैं कि जो हमने वायरस को रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस लिए लॉकडाउन में, इसकी वजह से इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसकी वजह से भी इकोनॉमी काफ़ी बर्बाद हुई, इस पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब जबकि रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हटने लगे हैं, धीरे धीरे ढिलाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, हम धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। हम धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए हुआ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो था लॉकडाउन को धीरे धीरे कम हो गया, इस वजह से भी हमारी इकोनॉमी फिर से रिकवर करने लगी है। इसका एग्जांपल भी दे रहे हैं, इसका उदाहरण देखा जा सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसका परफॉर्मेंस Q1 और Q2 के हिसाब से देखा जा सकता है। 2021 में अभी उसका परफॉर्मेंस, उसका रिपोर्ट आया है Q1 Q2 का। Q1 में जहाँ हम 23.9% की रेट से डिक्लाइन कर रहे थे, वहीं Q2 में 7.5% की रेट से डिक्लाइन किए। तो बहुत बड़ा उछाल आया, यानी हमने बहुत तेज़ी से रिकवर किया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, चीज़ें खुलने लगी तो हमारे व्यापार भी खुलने लगे और इस वजह से हमारी ग्रोथ भी फिर से रिकवर होने लगी। अब जब 2021 की शुरुआत होने वाली है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में बन रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या होने वाला है, अगले साल क्या होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, देखिए। पहला सवाल ये है कि जो 2021 में जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने कितना बुरा परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सब कुछ बंद था, मार्च से ही बंद है और अभी तक बंद है, दिसंबर चल रहा है, अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। तो एक लगभग पूरा साल चला गया हमारा, हमने पूरे साल अपने आप को बंद करके रखा। तो एक सवाल उठेगा कि इंडियन इकोनॉमी 2021 में कैसी थी, कैसा परफॉर्मेंस किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इस पर बहुत सारी रिपोर्ट आनी है जो आएंगी ये साल ख़त्म होने के बाद। दूसरा सवाल होगा कि 21-22 में हम क्या उम्मीद रख रहे हैं, हमें क्या उम्मीद है 21-22 से, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए, एक सवाल होगा। तीसरा सवाल होगा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका क्या स्टैंड होगा, जो आने वाले महीने होंगे उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या एक्शन लेगी, एक सवाल होगा। उसके अलावा एक और सवाल होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आने वाले फरवरी 2021 में बजट पेश करेगी, उसमें वो किन चीज़ों पर फोकस करेगी, ये भी एक सवाल होगा। इस बारे में भी ध्यान दिया गया कि देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, वो किन चीज़ों पर फोकस करती है, ये देखना होगा। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का, उससे हमें क्या इंप्रूवमेंट मिलेगी या हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये भी एक सवाल होगा। उसके अलावा एक और सवाल होगा कि व्हाट शुड बी द मीडियम टर्म फोकस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ रिफॉर्म भी। हमारा मीडियम टर्म फोकस क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी की रिफॉर्म करने के लिए हम कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं, ये भी एक सवाल होगा।
तो इन सारे सवालों के साथ इन नया साल शुरू होने वाला है। हम इन सवालों को साथ में लेके नए साल को शुरू करेंगे और देखेंगे कि इनका हमें जवाब क्या मिल पाता है। अब 2021 का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2021 में हमने कैसा परफॉर्म किया। तो जो 2021 का जीडीपी का डाटा आया फर्स्ट हाफ का, वो हम सभी ने देख लिया है कि हमने कैसे डिक्लाइन किया। पहले हमने 23.9% की रेट से डिक्लाइन किया, फिर 7.5% की रेट से डिक्लाइन किया क्वार्टर 2 में। तो फर्स्ट हाफ तो हमने देख लिया, अब सेकेंड हाफ देखना बाकी है। तो जो रिडक्शन रहा फर्स्ट हाफ में वो 11-12 के हिसाब से उससे कंपेयर करके देखा जा रहा है कि उससे हम 7.66% के रेट से हमने यानी कंपेयर किया और पाया कि इतना हमने डिक्लाइन किया। जो 11-12 में जो हमारा इंक्रीज़ था और 2021 में जो हमारा डिक्रीज़ था, उन दोनों के बीच का जो गैप था 7.66% था। 7.66% लिया गया 1920 के जीडीपी से, इतना हमने डिक्लाइन किया। यानी 1920 का जो जीडीपी था उससे और अभी जो आया है फर्स्ट हाफ में, इसका कंपेयर किया गया जो कि कितना है 11,15,879 करोड़। तो ये जो है 1920 के जीडीपी का 7.66% है। तो ये रिडक्शन हुआ इतना, यानी 7.66% की रेट से हमने रिडक्शन किया है। तो इंडियन इकोनॉमी जो सेकेंड हाफ होगा 2021 का, वो हमारे प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था 19-20, उससे जो सेकेंड ईयर का रिडक्शन होगा वो 7.7% होगा। यानी अगर हम देखें जो हमने पिछले साल जो हमने प्रोग्रेस की थी फिर इस साल पूरा बंद कर दिया, तो इन दोनों जो हमारा सेकेंड हाफ होगा वो 7.7% होगा उसका। तो ये बोला इफ़ द इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट मेंटेन द सेकेंड हाफ ऑफ जीडीपी 2021 एट द लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर के लेवल को मेंटेन करता है 2021 का हमारा सेकेंड हाफ, तो द फुल ईयर कंट्रैक्शन कैन बी लिमिटेड अप टू अबाउट 7.7। तो पूरे साल का फुल ईयर जो रिडक्शन है वो लिमिट हो जाएगा 7.7% पे। ये तब होगा जब हमारा सेकेंड हाफ पिछले साल के प्रीवियस ईयर के लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर मेंटेन नहीं करता है तो हम इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं नीचे। तो राइटर बोल रहे हैं कि मेरा और अपने बारे में बोला और इसके अलावा बोले हैं डीके श्रीवास्तव, इन दोनों ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी जो होगा एट क्वार्टर 4 का, अगर क्वार्टर 3 की बात नहीं भी की जाए तो क्वार्टर 4 का जो जीडीपी होगा 2021 में, उसकी लिमिट होगी 6 to 7%, यानी 6% से 7% के बीच में वो रहेगी। ये उन्होंने अनुमान लगाया था ऐसा कि इतना हो सकता है। अब अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगी। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो नो डाउट ग्रोथ बढ़ेगी, अगर वो घटा तो ग्रोथ घटने वाली है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन मिल रहा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा कोल का जो आउटपुट है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। स्टील और सीमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली अक्टूबर 2020 में। तो ये सब एक बेटर परफॉर्मेंस का इंडिकेशन है प्राइवेट सेक्टर में, यानी ये सब दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारी हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, उसको रिकवर करने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि कोविड की वजह से डिस्टेंस मेंटेन एक बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से हमारा हॉस्पिटलिटी सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ टाइम के बाद वो भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे मेडिसिन मार्केट में आएगी वैसी चीज़ें और इम्प्रूव होने लगेंगी। तो एक पॉजिटिव साइन है जो हम देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम पूरी तरह से बोलें तो ये जो सेटबैक है इकोनॉमी का, ये -6 से -7% के बीच में लिमिटेड हो सकता है, यानी इसके बीच में रह सकता है। अब ये है कि ऑफ कोर्स दिस इज ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ओवर द फोरकास्ट ऑफ सम एजेंसी सच एज द IMF ने अनुमान लगाया कि जो हमारा डिक्लाइन है इकोनॉमी का वो 10.3% रहने वाला है, और हमने बोला 6 to 7% माइनस में जाएगा। अभी IMF के हिसाब से हम 10.3% तक जा सकते हैं। तो ये भी एक अनुमान है, देखते हैं वो आने के बाद पता चलेगा 2021। अब जो 21-22 का एक्सपेक्टेड है वो क्या है, हम 21-22 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये देख लेते हैं थोड़ा। तो हमने जैसा माना है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 8.8% की रेट से 21-22 में, तो हम 2021 का जो नुकसान है उसकी भरपाई कर पाएंगे। अगर हमने 8% की रेट से ग्रो किया तो हम पिछली भरपाई कर पाएंगे। अगर 8% की एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई तो जो इकोनॉमी थी हमारी 1920 में 19-20 के एंड में जो हमारी इकोनॉमी जहाँ पहुँची थी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी अगर हमने 8% की रेट से ग्रो किया तो हम 19-20 की जो आखिरी में जो हमारी इकोनॉमी जहाँ थी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें पिछले साल की भरपाई करने के लिए 8% की रेट से ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके हम पिछले साल के यहाँ पहुँच पाएंगे, यानी 19-20 के यहाँ पहुँच पाएंगे। 20-21 तो भूल जाओ। 20-21 अगर हमने 19-20 में जहाँ थे और हम उसी हिसाब से ग्रोथ की होती तो 20-21 में बहुत आगे होते, लेकिन हमारा एक साल बर्बाद हो गया। तो अब हमें अगर उस ग्रोथ को मेंटेन करनी है तो हमें 8% की रेट से ग्रोथ करना होगा, तो हम जाके पिछले साल के यहाँ पहुँच पाएंगे।
अब एक तो 19-20 है और 20-21। 20-21 में हमने कुछ नहीं किया, और अगर हम 8% 21-22 में कर रहे हैं तो हम 19-20 के यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी प्लस माइनस बोल सकते हो। 19-20 बिल्कुल बेकार गया, और 19-20 जो था हमारा, वहाँ पे हम जो थे 20-21 बिल्कुल बेकार गया। अगर 21-22 में हम ढंग से करें तो एक जो बहुत ख़राब किया और एक बहुत अच्छा किया, दोनों प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा और हम कुछ हद तक एक सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ जो है 21-22 की 8% के रेट से हो, ताकि हम जो 20-21 में जो हमने नुकसान उठाया उसकी भरपाई हम कर सकें। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुआ है कोविड-19 पे वो धीरे धीरे ख़त्म होगा और जो पूरा देश है एक नॉर्मल स्टेट में आएगा। ये बहुत हद तक पॉसिबल है और हो भी रहा है। इस पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि हम धीरे धीरे हर जगह से रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, हमारी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं, हर जगह से हमारे रिस्ट्रिक्शन हट रहे हैं और धीरे धीरे हम नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। और लगभग हमने कोविड के साथ जीना सीख लिया है। हम सभी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बहुत सारी सफाई का ध्यान रख रहे हैं। तो अब चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, तो आने वाले दिनों में हम एक नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी ग्रोथ के इंजन कहे जाते हैं, या जिसको हम लेडी सेक्टर बोल सकते हैं। इस सेक्टर पे भी हमें बखूबी फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बढ़ाना होगा इन सेक्टरों में ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहे। प्राइवेट सेक्टर जो कि अभी उनका फ्यूचर एस्पेक्ट्स काफ़ी रिवाइविंग लग रहा है, काफ़ी वो फिर से पुनर्जीवित करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे चीज़ों से। उनके लिए जो कुछ इशूज़ हैं, न्यू इशूज़ इन कैपिटल मार्केट हैव मेड विद द गुड रिस्पॉन्स। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। जो कैपिटल मार्केट में कुछ नए इशूज़ आए हैं उससे उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। तो जो ग्लोबल माहौल है ट्रेड का या ग्रोथ का, वो अभी भी अनसर्टेन है, वो अभी भी अनिश्चित है, उसे हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं ये खोजने के लिए कि कोविड-19 का सोल्यूशन क्या है, कोविड-19 से कैसे बाहर निकलना है। इसका अभी तक बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री को पता नहीं चल पाया, वो अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि अगर इससे बाहर कैसे निकले। यानी कोविड-19 ने इतना डिस्टर्ब कर दिया लोगों को। जो वैक्सीन्स हैं अल्टीमेटली प्रोवाइड द सोल्यूशन, और अब इसको टाइम लगेगा। तो इन सब जो डेवलप्ड कंट्री है इनके लिए जो आखिरी सोल्यूशन है वो दवा है, और दवा आने में अभी भी टाइम है, कुछ दिन लगेगा ताकि दवा हर जगह पहुंच सके। अब ट्रेड का एटीट्यूड भी हमें बदलना होगा, ट्रेड करने का तरीका हमें बदलना होगा। ये सब चीज़ें कोविड की वजह से बदलेंगी। तो पोस्ट कोविड में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं ट्रेड में भी। क्लोजिंग बॉर्डर्स, हमने क्या किया कि कोविड की वजह से बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया, पूरे विश्व ने अपने अपने बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया, सारी फ्लाइटें बंद कर दी, व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ ठप पड़ गया। तो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी में ग्रोथ को प्रमोट तो कर सकता है अगर आप बॉर्डर को क्लोज़ कर रहे हो तो, लेकिन साथ में साथ ये ओवरऑल जो है एक लंबे समय में ग्रोथ को मार भी रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में आपको ग्रोथ तो दिखेगी, लेकिन लंबे समय में इससे नुकसान भी तो हो रहा है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अगर हमें एक लंबी उछाल लगानी है ग्रोथ के सेक्टर में, ग्रोथ के फील्ड में, तो हमें एक्सपोर्ट करना होगा, यानी हमें अपनी बाउंड्री खोलनी होगी, तभी एक हम लंबी उछाल लगा सकते हैं 21-22 में। तो हमें बॉर्डर को सील करने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर को खोलना होगा, पूरे प्रिकॉशन के साथ हमें व्यापार शुरू करना होगा, तभी हम एक लंबी उछाल लगा पाएंगे। हाउएवर मच ऑफ द इंडियाज़ ग्रोथ मस्ट रेस्ट ऑन डोमेस्टिक फैक्टर। हाँ, ये भी सही है कि इंडिया की जो ग्रोथ है बहुत हद तक उसके डोमेस्टिक फैक्टर पर भी निर्भर करती है। इसका रीज़न है कि हमें बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, हम बहुत सारी चीज़ें खुद बना के खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, हमें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका हमें फ़ायदा मिलता है, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और इस वजह से पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में जिनके पास इनकम है, तो वहाँ पे वो अपने सामान को खपा सकते हैं। इस वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा मिलता है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो कंजम्पशन ड्राइवन ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमने बनाया और खा गए, इसी पे हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट ड्राइवन करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना होगा अलग अलग फील्ड में, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इन्वेस्ट करना होगा, हमें डिफेंस के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें DRDO के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बहुत सारे हमारे फील्ड्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन के फील्ड में और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आने वाले दिनों में जो हमारी इकोनॉमी है वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी, यानी लंबे समय तक उसमें ग्रोथ बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में वो ग्रोथ ठप पड़ जाएगी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी की भी कहानी थोड़ा देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, ये जो साल था काफ़ी बुरा था उसके लिए, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है, बहुत सारी परिस्थितियों को उसने झेल के अभी यहाँ तक पहुँची है। तो बहुत सारे एक्शंस लिए उन्होंने 2021 में इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। उसमें से कुछ जो मेजर एलिमेंट थे पॉलिसी के वो ये थे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटाया, पॉलिसी रेट को चेंज करके, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड की अलग अलग मेजर से। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस किए, बहुत जगह उन्होंने चेंज किया, यहाँ तक कि उन्होंने EMI बंद कर दिया, बोला EMI कुछ दिन तक आप नहीं भर सकते हो। तो इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने रेगुलेटरी चेंज किए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और लोगों के पास पैसा रहे, ताकि लोग आराम से सर्वाइव कर पाएँ।
तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी ने लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में लाई, सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने इसकी वजह से हुआ कि जो रिज़र्व मनी है हमारी इंक्रीज़ होकर 15.3% हो गई नवंबर 2020 में। तो आज की डेट में हमारे पास रिज़र्व मनी बहुत है मार्केट में। इसका रीज़न है कि मॉनेटरी पॉलिसी की लिक्विडिटी उन्होंने बहुत सारी लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी बोल रही है कि 12.5% ग्रो किया है हमारी मनी सप्लाई जो 12.5% बढ़ गई है। इसका रीज़न है कि लिक्विडिटी जो इंजेक्ट की गई लिक्विडिटी वो एक्सेस हो गई, एक्सेस रिजर्व हो गई, इस वजह से इतना बढ़ गई है। तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो फाइनल एनालिसिस है वो ये है कि इन्फ्लेशन ओवरऑल लिक्विडिटी पे डिटरमाइन करता है, इसके अलावा मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जो सिस्टम में मनी सप्लाई कितनी है, इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन की, गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हमारा इन्फ्लेशन डिपेंड करेगा। तो आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए 2020 काफ़ी डिफ़िकल्ट था। आने वाले दिनों में उसे काफ़ी एक्शन और लेने होंगे, बहुत सावधानी के साथ उन्हें आगे बढ़ना होगा ताकि नेक्स्ट ईयर में वो बेहतर कर सकें। फिजिकल इनिशिएटिव भी हमें कुछ लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर में भी बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को की रोल प्ले करना होगा सिचुएशन को रिकवर करने के लिए, ताकि हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उससे हम बाहर निकल सकें। जो हमारा परफॉर्मेंस है कुछ सेक्टर का, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है और भी सर्विस सेक्टर जो है दूसरे सर्विस सेक्टर, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। उसकी वजह से थोड़ा सा हम निराश हुए हैं क्योंकि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। सेकंड क्वार्टर में 2021 में क्या हुआ कि इस परफॉर्मेंस में लगभग 12.2% का रिडक्शन हुआ, 12.2% की गिरावट आई है इन सेक्टरों में। कुछ मोटिवेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसमें एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, बढ़ाने की बात कही गई है। इससे हमारा जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा बहुत और सुधार होने की पॉसिबिलिटी बन रही है अगर हम एक्सपेंडिचर को और ढंग से बढ़ा पाएँ तो। कुछ एजम्पशंस भी हैं, उसमें बोला गया है कि जो अर्लियर प्रोजेक्शन था फिजिकल डिफिसिट का 2021 में वो 8% जीडीपी का था, इस तरह का अनुमान लगाया गया। तो गवर्नमेंट बोल रही है विद स्लोअर मोमेंटम इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर द फिजिकल डिफिसिट ऑफ द सेंटर में भी 6% ऑफ जीडीपी 2021। तो सेंटर ऐसा अनुमान लगा रही है कि जो डिफिसिट है फिजिकल डिफिसिट वो 6% जीडीपी का हो सकता है 2021 में। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है वो इन बातों पे लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा, वो किस तरह से खर्च कर रही है, मार्केट में किस तरह से पैसे ला रही है, किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रही है, किस तरह से बूस्ट कर रही है कंपनियों को। इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आने वाली जो ग्रोथ है वो कैसी रहने वाली है। 21-22 में गवर्नमेंट रिवेन्यूज़ जो है वो भी बढ़ेंगे जीडीपी में उनके ऊपर बढ़ावा होगा, उसमें काफ़ी पैसे आएंगे, तो इस वजह से भी जीडीपी राइज़ करने वाली है। जो प्रोसेस है वो जो फिजिकल डिफिसिट है उसको डाउन करेगा, उसको नीचे की तरफ लाएगा, ये भी तय है, ये भी होने वाला है। अभी क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है वो सफिशिएंट स्पेस मेंटेन करेगी एक्सपेंडिचर के फील्ड में, ताकि जो हाई लेवल के जो एक्सपेंडिचर है वो रीजनेबली हाई बना रहे, इस तरह के स्पेस गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। और ये भी इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें शार्प इंक्रीज़ करना है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को, अगर हमें ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो हमें जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे और बढ़ाना होगा, उसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसे और मार्केट में लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में, वो भी उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आने वाला बजट है उसमें, अगर हम आने वाले बजट में उस पर ध्यान देंगे तो चीज़ें और सुधर सकती हैं। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। कोविड-19 की वजह से जो हमारे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। तो अभी हमें एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन रखनी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, ताकि हम इस कोविड-19 की महामारी से निपट सकें। लेकिन जो सबसे बुरी न्यूज़ ये है वो है कि पिछले लगभग 10 सालों में हमने इन्वेस्टमेंट के फील्ड में काफ़ी रिडक्शन किया है, काफ़ी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी घटा है। 18-19 का एक डाटा वो ले रहा है राइटर की, 18-19 में जहां हम 32.2% के रेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहीं 11-12 में हम 38.9% के रेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो 11-12 में जहाँ हमने 38% 9% किया था, वहीं अब हम 18-19 में 32.2% की रेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये रेट घटा है, ये एक बैड न्यूज़ है। तो हमें इन्वेस्टमेंट के फील्ड में और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ और रिसेंट मेजर्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स है, इसके रेट में चेंज हुआ है, इससे भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है।
एक और भी जो स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स है वो भी हमें लेना होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव करना होगा, हमें और इस तरह के माहौल बनाने होंगे कि लोग और इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाइपलाइन का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे भी हमारा आने वाले समय में हमारी ग्रोथ बढ़ने वाली है। लेकिन इसके अलावा राइटर सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसमें और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, इसे यहीं पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पर गवर्नमेंट को और ध्यान देते रहना होगा। इसके अलावा हमें और ये रिमाइंड करते रहना होगा कि क्लाइमेट जो है, इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को, जैसे सोशल कोहेशन। ये सोशल कोहेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे इन्वेस्टमेंट को, तो इसको भी हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। रैपिड डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो रिफॉर्म करते रहना होगा, तभी हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाएंगे, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एक रिसेंट कंट्रोवर्सीज आई है रिफॉर्म के फील्ड में, वो है कि उसमें देखा गया है कि टाइमिंग का, सीक्वेंसिंग का और एग्रीमेंट बिल्डिंग का इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है और इन्हें हमें एक साथ पूरी सबको समान इम्पोर्टेंस देते हुए हमें इसे रिफॉर्म करते रहना है। एक एग्जांपल हो सकता है लेबर रिफॉर्म का, जैसे हमारी इकोनॉमी फिर से रिवाइव करने लगेगी, फिर से हम ग्रो करना शुरू करेंगे, तो हमें लेबर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो इससे एक अच्छा एग्जांपल सेट होगा। एक न्यूज़ मार्केट में चलिए कि हम आने वाले 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी इसे अनाउंसमेंट कर दिया, तो ये सुन के अच्छा लगता है आइडिया। ये आइडिया सुन के लगता है कि चलो आने वाले दिनों में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उससे लग रहा है कि ये जो गोल है ये हमसे दूर होता जा रहा है, इससे धीरे धीरे हम काफ़ी दूर हो रहे हैं, तो ये एक थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। अभी इंडियन इकोनॉमी जो थी 19 में वो लगभग 2.7 ट्रिलियन की थी, और अगर हमें 5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है तो हमें 9% की रेट से ग्रो करना होगा कंटिन्यू 6 साल तक। आज से अगर हमें अभी से 6 साल तक कंटिन्यू 9% की रेट से ग्रो करें तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम 8% की रेट से ही ग्रोथ करने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं, 9% तो 1% और ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब और एम्प्लॉयमेंट। हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रोथ के बिना जॉब और एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से ही आती है। ग्रोथ होगा तो जॉब आएगी, लोग एम्प्लॉयज़ होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग मार्केट में लाएंगे, तो इस वजह से फिर से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सब ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ये सब ग्रोथ से अलग नहीं हो सकते, ये सब ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। तो अब एक क्वेश्चन के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है, और क्वेश्चन है कि क्या हमारे पॉलिसी मेकर सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे या इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे या जॉब और एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देंगे जब वो पॉलिसी बनाएंगे। तो इस सवाल के साथ ये आर्टिकल ख़त्म किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं आपको कुछ हद तक समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हमसे जुड़े रहिए ताकि आने वाले दिनों में और भी आर्टिकल्स जो मैं लाऊँ उसे आप आसानी से देख सको और उससे फ़ायदा उठा सको। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।